आदाब नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया फैक्ट न्यूज़। जैसे कि आप जानते हैं आज है महिला दिवस। महिला दिवस के अवसर पर हम नागपुर की उन महिलाओं का इंटरव्यू अपने चैनल में दिखा रहे हैं जो दूसरों के लिए एक एग्जाम्पल है। तो ऐसे में हर्षा मैम कैसे पीछे रह सकती हैं। आइए मुलाकात करते हैं हर्षा मैम से। मैम चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार मैम हमारे दर्शकों को सबसे पहले आप अपना पूरा परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम डॉक्टर हर्षा जारिया है। 45 साल से एलईडी कॉलेज में हूँ। 45 जी। वाह। मैंने एलईडी कॉलेज 1980 में एज ए लेक्चरर ज्वाइन किया था। क्या बात है। और मैं वैसे मध्य प्रदेश भोपाल शहर से हूँ। झीलों का शहर भोपाल। जी, जहाँ मेरे पिताजी चीफ आर्किटेक्ट ऑफ मध्य प्रदेश थे। अभी वो नहीं है इस दुनिया में जी। पर आज जो भी मैं कुछ हूँ उन्हीं की बदौलत हूँ। तो 1980 में मैंने एलईडी ज्वाइन किया था जी। और उस समय ऐसा था कि लड़कियों को एक शहर से दूसरे शहर, ये तो मैंने स्टेट ही बदला है। मैं मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र में आई हूँ। अच्छा। तब बहुत कम पेरेंट्स ऐसे थे जो अपने लड़कियों को, ख़ास तौर से लड़कियों को नौकरी के लिए यहाँ उन्होंने मुझे भेजा, क्योंकि मैंने तो मेरा जो रोकना चाहूँगा एक सेकंड के लिए। आप यहाँ नौकरी करने आए थे या शादी होके आए थे। जी, मैं नौकरी करने आई थी। क्या बात है। और भोपाल नागपुर। जी, और मैं नागपुर में किसी को भी नहीं जानती थी उस वक्त। तो मेरे लिए नागपुर बहुत नया शहर था जी। पर आज तो मुझे नागपुर बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मेरी पूरी ज़िंदगी यहाँ बनी है। तो मैम जैसे कि आप बता दें कि आप यहाँ जॉब करने आए थे वो ज़माने में, हाँ जी, यहाँ पे औरतों को घूंघट के पीछे, बुर्खों के पीछे रखा जाता था। तो ऐसे में कितनी आपको मशक्क़त करनी पड़ी घर से निकलने के लिए। पापा का सपोर्ट तो था पर बाकियों का तो नहीं होगा ना जहाँ तक, और वो भी भोपाल जैसे शहर में जो कि एक यानी पुरानी सोच वाला शहर। देखिए, मैं बिलोंग करती हूँ गुजराती फैमिली को। ओके। तो गुजरात में तो वैसे भी लड़कियों को बहुत कम पढ़ाते थे उस ज़माने में। पर मेरे पिताजी गुजरात से निकल गए। अच्छा। और वो खुद उन्होंने पूरी एजुकेशन बिना अपने पेरेंट्स के सपोर्ट के बॉम्बे में वो उन्होंने आर्किटेक्चर किया। तो उन्होंने खुद रियलाइज़ किया कि मेरे बच्चों को सबको इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा और मैं अपने सब बच्चों को पढ़ाऊंगा और उन्हें उस लायक बनाऊंगा। क्या बात तो है। जो मेरी बहनें भी हैं, हम लोग 4 बहन 1 भाई हैं। अच्छा। तो एक बहन सबसे बड़ी डॉक्टर है, वो यूके में सेटल हैं, और दूसरी आर्किटेक्ट है, वो दिल्ली में यानी है। ये बोला जा सकता है कि अंकल हमारे जितने मतलब हम लोग भाई बहन हाईली एजुकेटेड एंड वेल सेटल्ड हैं, और उसका पूरा श्रेय मेरे फादर को जाता है। तो मैम उसके बाद जैसे कि आप भोपाल आए तो फिर शादी में तो दिक्कत आ गई होगी, मेरी बेटी जॉब नहीं छोड़ेंगी। ये मेरे लिए सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क था, क्योंकि देखा जाए तो मेरी जो नौकरी थी वो सरकारी नौकरी थी, और मैं नहीं चाहती थी कि मैं वो छोड़ के मतलब उस ज़माने में मैंने लड़के जी, तो मेरा यही एक था कि मैं शादी करूं तो नागपुर शहर के ही किसी लड़के से करूं। जी। तो बाय चांस 1985 में मेरी मुलाकात मेरे हस्बैंड से हुई। वो डॉक्टर हैं। क्या बात है। कंसल्टिंग फिजिशियन नागपुर में ही हैं। क्या बात फिर है। हमारी और वो इंटरकास्ट शादी हुई थी। अरे वाह। वो लोग राजपूत हैं और हम लोग गुजराती। अच्छा। तो ऐसे में पापा को कोई दिक्कत नहीं गई। नहीं, इनफैक्ट हमारे घर में सभी इंटरकास्ट मैरिजेस हैं। अच्छा वाह। क्योंकि ऐसा होना भी चाहिए। उससे क्या होता है, कम से कम एक बॉन्डिंग तो खत्म हो जाती है ना। आपको अपने हिसाब का लड़का या लड़की मिल जाते हैं। नहीं, इंटरकास्ट भी हुई है, इंटर रिलीजन भी हुई है। मतलब 2 हमारे फैमिली में, एक ब्रदर ने और सिस्टर ने क्रिश्चियन से भी शादी की। तो मैम जैसे कि आप बता रहे आप एलईडी कॉलेज में गए, लेक्चरर थे, फिर मैंने सुना आप वाइस प्रेसिडेंट भी बन गए थे। नहीं, वाइस मैं पहले मैं HOD बनी। जी। फिर हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट ऑफ टेक्सटाइल एंड फैशन डिज़ाइन,
उसके बाद में मैं करीब 7 साल 2010 से लेके 17 तक मैं वाइस प्रिंसिपल रही एलएडी कॉलेज सेमिनरी हिल्स की। अच्छा। और फिर मैं जब रिटायर हुई तब मेरे लिए एक सवाल था कि अब मैं रिटायरमेंट के बाद क्या करूँगी। जी। तो वो ज़्यादातर महिलाएं तो ट्यूशन पढ़ाती हैं। हाँ, ज़्यादातर महिलाएं रिटायरमेंट के बाद ट्यूशन पढ़ाते हैं। आप क्या कर रहे हो? मेरा ये भी था कि मैं रिटायर होने के बाद किताब भी लिखूं और वो सब करूं। तो फिर उस टाइम मुझे एनसीईआरटी के रीजनल ऑफिस जो भोपाल में है वहाँ से भी ऑफ़र आया। तो ये जब अपना जो नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन वाले जो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स बनाते हैं, तो उससे रिलेटेड मैंने जो टेक्सटाइल और फैशन से रिलेटेड बुक्स का रिव्यू भी किया, बुक्स भी लिखी, उनके करिकुलम्स भी बनाए। वो मेरे लिए एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि मेरे लिए थोड़ा नया था, पर उसमें मतलब जो इतने सालों की मेरी नॉलेज थी उसका काफ़ी यूज़ हुआ उस टाइम पे। और फिर बाद में मतलब जिस महीने मैं रिटायर हुई जनवरी 2007 फरवरी में ही मुझे कॉलेज मैनेजमेंट ने ऑफ़र दिया कि आपने पीजी फैशन डिज़ाइन शुरू किया है और अब आप नहीं हैं तो उसे कौन चलाएगा। तो उन्होंने मुझे वापस बुलाया एज अ कोऑर्डिनेटर। फिर 2019 में उनको लगा कि हमको एडमिनिस्ट्रेशन में इनकी ज़रूरत है, तो उस टाइम पे उन्होंने मेरे लिए एक पोस्ट क्रिएट की जो प्रिंसिपल से भी ऊपर की पोस्ट, और वो दैट वाज चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर फॉर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन वुमेंस एजुकेशन सोसाइटी, जिसमें एलएडी कॉलेज भी है, आर्किटेक्चर कॉलेज है और स्कूल भी हैं। तो ऐसे हमारे 5-6 इंस्टीट्यूट हैं, तो उन सब का मेरे को चार्ज दिया गया एज अ चीफ एडमिन ऑफिसर। तो मैम जैसे आप बता गए आप फैशन इंडस्ट्री में, तो फिर आपकी बहुत सारी पहचान भी हो गई होगी। जी जी, मेरे को मतलब नेशनल लेवल पे जो भी फैशन और उससे रिलेटेड है या जो टीचिंग जॉब में हैं, तो मैं क्योंकि यहाँ वहाँ जाती रहती हूँ, कॉन्फ्रेंसेस, ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करती रहती हूँ, तो वो मुझे इन लोगों से मेरी मुलाकात होती है। तो और हम लोग नागपुर में और बाहर दोनों जगह इस चीज़ का माहौल कैसा है? अलग अलग है? देखिए, नागपुर में भी अच्छा है, बाहर में तो उनको एक्सपोजर ज़्यादा मिलता है, क्योंकि बाहर में अच्छे बड़े बड़े दिल्ली में है या मुंबई में या कहीं और? नहीं, दोनों भी जगह है, दिल्ली में भी है, बॉम्बे में भी है, और अगर नेशनल वाइज देखा जाए तो पेरिस, इटली और ये सब जगह पे है इंटरनेशनल उसमें। पर मेरा बेसिकली क्योंकि मेरा टीचिंग प्रोफेशन ज़्यादा रहा है, पर हमने अपने कॉलेज में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा भी शुरू किया, जो कोई भी ग्रेजुएट उसको कर सकता है। और उसके बाद मैंने मास्टर ऑफ फैशन डिज़ाइन भी शुरू किया। तो मैंने ग्रेजुएशन कितने साल का, 3 साल का या ज़्यादा? नहीं, जो ग्रेजुएशन है वो हमारा जैसे बीएससी होम साइंस है, और उसमें बैचलर ऑफ फैशन डिज़ाइन वाले भी आके पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं, मास्टर ऑफ फैशन डिज़ाइन। पर जो पीजी डिप्लोमा इन फैशन टेक्नोलॉजी है वो एनी ग्रेजुएट कर सकता है, और उसके बाद वो करके उनको डायरेक्ट सेकेंड ईयर में डिग्री, पीजी डिग्री में एडमिशन मिलता है। तो मेरा ऐसा है, किसी को भी, हर स्टूडेंट को एक मौका मिलना चाहिए हमेशा अपनी डिग्रीज़ अपग्रेड करने का। जैसे पीजी डिप्लोमा से वो डिग्री में आएगा, डिग्री के बाद वो पीएचडी भी करेगा, और ऐसे मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो इस तरह से पीएचडी में भी गए हैं। तो ऐसा कोई स्टूडेंट भी लाइफ में तक आया होगा जो बहुत बड़ा सिद्धार्थ साबित हुआ होगा, और कोई ऐसा स्टूडेंट भी आपकी लाइफ में तक आया होगा जिसको से मिलने के बाद आपको बहुत ज़्यादा प्राउड हुआ होगा? नहीं, ऐसे बहुत सारे हैं स्टूडेंट। और एक एग्जांपल में एक निधि गांधी करके हैं जो यहीं की है, AK गांधी की डॉक्टर इन लॉ, वो मेरी स्टूडेंट रह चुकी है। तो अभी वो नेशनल लेवल पे भी कुछ कमिटीज़ में है गवर्नमेंट के उसमें, तो उसने काफ़ी अच्छा किया, और उसने खादी वगैरह पे भी काम किया है। तो जब भी मैं उससे मिलती हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है कि आज जिनको मैंने पढ़ाया है वो बच्चे कितना अच्छा कर रहे हैं। तो ऐसे तो हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो अपनी करियर में बहुत अच्छा कर रहे हैं।
पर आज के दौर में ऐसा होता है मैम, जैसे कि कोई स्टूडेंट पढ़ता है और गेट से निकलने के बाद आपको भूल जाता है, तो ऐसा आपके साथ भी हुआ होगा? मेरे साथ शायद ही कम हुआ है, क्योंकि जिनको मैंने इवन 1980 में पढ़ाया था उसमें से, और उसमें जो फेसबुक है, जैसे हम लोग इतने सालों के बच्चों को ढूंढ नहीं पाते, पर वो कहीं ना कहीं फेसबुक के थ्रू ऐसा हमसे कनेक्ट हो जाते हैं। तो मेरे जो फेसबुक, उसमें कम से कम 3 से 4 हज़ार एक स्टूडेंट्स होंगे जिनको मैंने पढ़ाया। मैंने मदर्स को पढ़ाया, बाद में उनकी बेटियां पढ़ने के लिए आई, तो ऐसे मदर इन लॉ, डॉटर इन लॉ, इस तरह के भी मैंने पढ़ाए हुए हैं। क्या बात है। और अगर कोई भी स्टूडेंट आपको याद करता है, इतने सालों बाद आपसे मिलने आता है, वो मेरा एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो मैम ये तो आपके अचीवमेंट हो गया। इसके अलावा आप और क्या कहना चाहेंगी आज महिला दिवस के अवसर पर जाते जाते हमारे दर्शकों को? महिला दिवस पे मैं यही कहना चाहती हूँ कि हर महिला को अपने आप को कम नहीं समझना चाहिए, और हर महिला में कोई ना कोई ऐसा एक टैलेंट रहता है जिसको वो अपने आप को ग्रूम कर सकती हैं, और मतलब वो खुद को अपने पैरों पे खड़ा करना वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ज़रूरी नहीं है आपकी, जैसे शादी अगर आपकी टूट जाती है, ऐसे मेरे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स में ऐसे प्रॉब्लम्स आए हैं कि जैसे आपने सिर्फ ग्रेजुएशन कर लिया और आपने शादी कर ली, और उसके बाद में अगर आपकी शादी नहीं चली या कुछ प्रॉब्लम्स आ गए, तो आप सोचने लगते हैं अब मैं क्या करूं। अगर आपने उस टाइम पढ़ लिख लिया रहता, आप खुद से कमाती, तो एक वो इकोनॉमिकली जो इंडिपेंडेंस आपको सिक्योरिटी देती है, तो वो भी आजकल की महिलाओं के लिए बहुत ज़रूरी है। सही बात है। और एक महिला जो अगर सशक्त है, तो वो दूसरी महिलाओं को उसने मदद करना चाहिए। सही बात है। तो इस तरह से मैं सोचती हूँ। तो दोस्तों, कुछ जो आप बोलना चाहोगे हो पर बोल ना पाओगे, ऐसा कुछ महिलाओं के लिए? महिलाओं के लिए मुझे एक चीज़ ये भी बोलना है कि जैसे हमारे यहाँ जो बाइयाँ वगैरह काम करती हैं, मेड्स वगैरह, वो लोग भी किसी न किसी प्रॉब्लम से फेस कर रही, स्पेशली डोमेस्टिक वायलेंस और ये सब। तो कम से कम अगर वो लोगों को भी इनके थ्रू मदद मिल जाए कहीं ना कहीं से, हमको उनकी भी मदद करनी चाहिए। और क्योंकि ये सब नहीं हो रहे जो क्राइम्स वगैरह जो हो रहे हैं वुमेन के अगेंस्ट में, तो उसके तो वो मतलब वो प्रोटेक्शन गवर्नमेंट ने भी देना चाहिए सब महिलाओं को। सही बात है। ये बात बिल्कुल सही है कि खास कर जो मेड होती है उनके घर घरेलू हिंसा के मामले काफ़ी ज़्यादा देखे जाते हैं। और मैम ने अपना आज पूरा परिचय दिया, पूरा बताया कैसे उनका कॉलेज का लेक्चर से लेके आज एडमिनिस्ट्रेटर तक का सफ़र रहा। मैं ये एक बात बोलना चाहूँगा हमारे दर्शकों को, मैम की एज देखिए, पर उनकी एज से आप ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि आप कितनी ज़्यादा एक्टिव हैं। इस एज में भी मैम इतना काम कर रही हैं। अभी मुंबई का वर्कशॉप अटेंड करके आई हैं। बड़ा मुश्किल से मुझे टाइम दिए हैं, आपने इतना कीमती टाइम दिया मैम, उसके लिए भी इंडिया फैक्ट न्यूज़ आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहेगा। मैं आपका भी धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे एक अपॉर्चुनिटी दी यहाँ आने की। जी मैम, आपने मेरा इंटरव्यू लिया, थैंक यू। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज का ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फिलहाल हम दोनों को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।